हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 9.4 का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आगे की जो क्लास रहेंगी इनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अभी तक आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपने देख लिया कि भाई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री आप कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद इनके सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें अंतर समझ लिया कि भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कैसे पहचानेंगे, जनरल सॉल्यूशन को कैसे पहचानेंगे, और अगर आपके पास कोई जनरल सॉल्यूशन दिया है तो उससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म करेंगे। अब आगे जो एक्सरसाइज है वहां पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज 9.4 है उसमें एक पर्टिकुलर मेथड है, उसी से आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर आगे हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब यहां पर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जाएंगी उनका ऑर्डर भी बन रहेगा और उनकी डिग्री भी बन रहेगी। समझ में आ गई ना बात। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे आगे की जो 3 एक्सरसाइज हमारी बची हुई हैं इसमें। तो अभी फिलहाल हम 9.4 के हिसाब से चल रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, एग्जांपल करेंगे, सारी चीज क्लियर हो जाएगी और एक्सरसाइज भी आप खुद से बना लेंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल, यानी जहां पर हम वेरिएबल्स को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उसको सॉल्व करना रहेगा। मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, जैसे कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स और वाई के टर्म्स में कुछ ना कुछ दिया जाएगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपने देखी है, एक्स भी रहता है, वाई भी रहता है, डी वाई बाई डी एक्स भी रहता है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका कोई भी दो अलग अलग फंक्शन अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। इसका ऑर्डर भी बने, डिग्री भी बने। तो इसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम किससे सॉल्व करना सीख रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल। एक तरह की ये मेथड ही समझ लीजिए कि हम इससे सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, इतना सिंपल काम है। आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, तो एक्स के साथ मतलब एक्स वाली जो चीजें हैं वो एक तरफ कर लीजिए, वाई वाली अलग। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर डी वाई दिख रहा है, डी वाई, और इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको ध्यान रखना है। हमको ये चीज पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा क्या होता है, एक तरह का फंक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं कि आप नॉर्मल इक्वेशंस जो रहेंगी इनके सॉल्यूशन आपको रियल नंबर मिल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगी इनका सॉल्यूशन हमेशा कोई ना कोई किसी भी तरह का फंक्शन होता है, राइट। और फंक्शन को हम y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर हमेशा y को आपको LHS में रखना है और बाकी के टर्म्स को RHS में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमको ये चीज पता है कि भाई कोई भी हमारी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 ही है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे देखेंगे, हम y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में ही देखते हैं। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई फंक्शन ही होता है ना इसका सॉल्यूशन, हमको ये चीज पता है। तो यहाँ पर भी इसी चीज का ध्यान रखना है कि LHS में y रखें आप और RHS में जो भी बाकी के टर्म है उनको। ठीक, तो इस चीज को हमने समझ लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से कैसे करते हैं कि आपने देखा कि ये g ऑफ x है, तो ये जो dx है ये उस तरफ चले जाएगा, तो भेज देते हैं। तो ये dy यही रहने दीजिए आप, ये g ऑफ x एज इट इज है अपना, और h ऑफ y अपना एज इट इज है। हमने क्या किया, जो dx है डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बिल्कुल चला गया। ठीक है, अब क्या करें, आप देखो gx dx एक साथ आ गए, ये hy जो है यहाँ y है तो इसके साथ भेज दीजिए इसको। तो आपने क्या किया, ये dy अपना एज इट इज है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h ऑफ y इक्वल टू g ऑफ x dx। तो अब आप देख रहे हैं कि आपका y वाले टर्म्स एक तरफ हो गए, x वाले टर्म्स एक तरफ हो गए। तो हमने वेरिएबल को सेपरेट तो कर लिया। अब इसकी अगली जो स्टेप है वो क्या है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना है, बस। तो हम क्या करेंगे, आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy h ऑफ y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
gx और dx, ठीक है, क्लियर। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा और प्लस c, क्लियर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है y इक्वल टू समथिंग प्लस कॉन्स्टेंट, क्योंकि जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें तो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। तो अभी फिलहाल आपको क्या समझ में आया कि डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल से आपको क्या करना है, आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, आप क्या करिए भाई, x वाले अलग कर लीजिए, y वाले अलग कर लीजिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि LHS में y, RHS में x। जब सॉल्व कर रहे हैं तब कैसे भी कर लीजिए, लेकिन जब फाइनल आंसर दे रहे हैं तब इस चीज का ध्यान रखें कि y इधर रहेगा, x इधर रहेगा। वो क्यों रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो किसी ना किसी फंक्शन के फॉर्म में होता है, राइट, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। और फंक्शन को हम किस तरीके से लेते हैं, y इक्वल टू समथिंग, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, हालांकि गलत कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बात वही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चीजों को आप आंसर करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है तो y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ये आ जाएगा प्लस c, क्लियर, ठीक है। तो y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी। तो ये पूरा एक तरीका है सॉल्व करने का। अब एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल में सिर्फ इतना ही है, आपको क्या करना है, सेपरेट करना है वेरिएबल्स को और उनको इंटीग्रेट कर देना है, दैट्स इट, ठीक। तो अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है एग्जाम्पल नंबर 9। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप के अभी स्टार्टिंग में हम करेंगे, ताकि एटलीस्ट आप बेसिक चीजें समझ पाएं कि एक्चुअल में क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्या बोला जा रहा है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तभी तो वो जनरल सॉल्यूशन होगा, राइट, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये dy है और ये 2 माइनस वाई है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पर y इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब अगर यहाँ 2 आ गया तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन ही नहीं होगी, राइट, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले सेपरेट करते हैं। तो ये 2 माइनस वाई है, ये y के पास भेज दीजिए, तो ये आ गया आपका 2 माइनस वाई और ये dy, समझ में आ रही बात। और ये dx इधर भेज दीजिए, इक्वल टू x प्लस 1 dx। कितना सिंपल था, सेपरेट कर लिया ना भाई, 2 माइनस वाई डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में चला गया, ये dx इधर भेज दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी स्टेप हमको क्या करनी है, हमको बोथ साइड इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ लगाया 2 माइनस वाई, ये dy इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx। और एक चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा इधर y इधर x, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक किसी ना किसी तरह का फंक्शन होता है, यानी y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इनको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको इंटीग्रेट करना आना चाहिए। तो देखिए अब आप देखेंगे कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन लगा, स्टार्टिंग की जो 3 एक्सरसाइज थी। अब जब आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आ गया है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि देखिए आप क्लास 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, इसके बाद क्लास 12th में चैप्टर 5 में हमने डिफरेंशिएशन किया और चैप्टर 6 में भी डिफरेंशिएशन किया, इसके बाद 7 में इंटीग्रेशन करके आए हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो ये चैप्टर खत्म, बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर जगह डिफरेंशिएशन, हर जगह इंटीग्रेशन काम में आ रहा है, राइट, ठीक है। इसलिए ये दोनों चीजें अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और अगर अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, तो प्लीज करके सबसे पहले अपने को उनको क्लियर करना है, उसके बाद इस चैप्टर को करना है, क्लियर, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर इसको करते हैं। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वही अपना बेसिक तरीका। सबसे पहले 2 अलग कर लिया, ये dy माइनस इंटीग्रेशन y dy इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे तो ये x dx प्लस 1 dx, ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 2 तो अपना कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y हो गया, माइनस y का हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। x की डिग्री n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ n की जगह पे 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का हो जाएगा x, और यहाँ क्या लगेगा प्लस c, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा अरेंज करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर देते हैं। तो उसको सॉल्व करते हैं।
तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 2 2 जार 4y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये अपना एक्स स्क्वायर एज इट इज 2x प्लस 2c अपॉन 2। समझ में आ गई ना बात भाई। यहाँ पर इसको अपॉन में 2 था तो एलसीएम क्या आएगा 2, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 2 2 जार 4y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर एज इट इज 2x प्लस 2c। अब डिनोमिनेटर में दोनों के 2 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास 4y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c की जगह c लिख दें क्योंकि है तो वो कांस्टेंट ही। समझ में आ गई बात। तो देखिए यहाँ पर चाहें तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं और बाकी चाहें तो पूरा एक तरफ करके आप इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो देखिए ये दोनों चीजें अपन इक्वल टू को इस तरफ भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, ये वाई स्क्वायर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, फिर ये प्लस का 2x और ये 4y उधर जाएगा तो माइनस का 4y और प्लस c और इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया काम खत्म और यही है आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चाहे तो उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, तो यहाँ पर लिखिए विच इज द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया है उसके साथ में, क्योंकि वो तो कांस्टेंट तो आने ही, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे आप, ठीक है ना, तो इंटीग्रेट करने पे कांस्टेंट तो आएगा। और सी हमारा क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि हमारा जो सी होता है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। तो विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से करना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब हालांकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन सिंपल है, आगे जाके कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि हम सेपरेट कैसे करें, और कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन दी नहीं जाएगी, कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले आई मीन अपन ने चैप्टर 6 में भी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनसे भी रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ही गलत फॉर्म कर ली तो सॉल्यूशन तो गलत होना ही है, ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चन को पहले तो आप मेथड समझ लीजिए बड़े आराम से कि करना कैसे है, और उसके बाद अपन क्वेश्चन को करें, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, यहाँ पर भी हमको वही चीज बोली जा रही है कि जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर आप देखें वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लगा देते हैं बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पर आप देखें ये dx है, ठीक है, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो किसी भी तरीके से हमको सेपरेट करना है बस। तो ये dx है ना, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में भेज देते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए dy अपना एज इट इज है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करिए स्टार्टिंग में तो आप क्वेश्चन, ठीक है, और जब आपको समझ में आ जाएगा ना तब तो आप फटाफट कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये dx आ गया इधर, ठीक है, ये dx को उधर भेज दिया, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में। अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना dy अपॉन, लीजिए क्या दिक्कत है, हो गया बिल्कुल अलग अलग। ये अपना dx वाला पूरा टर्म आ गया, यानी x वाला वेरिएबल अलग हो गया, y वेरिएबल अलग हो गया। अब क्या करना है इसके बाद, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आपको लिखना है, ठीक है, मैं नहीं लिख रही हूँ। तो ये इंटीग्रेट किया, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला याद आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x का। समझ में आ रही ना बात। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे y है तो यहाँ tan इनवर्स y हो जाएगा, यहाँ x है तो यहाँ tan इनवर्स x हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, बस खत्म। और यही है आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। खत्म, ठीक है। तो फॉर्मूले आना चाहिए आपको इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के। इसके बाद आपको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करते आना चाहिए, जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं, जितनी भी हमने मेथड्स पढ़ी हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर कहीं भी टपक पड़ेंगी, आपको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करते आना चाहिए, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो लीजिए ये जो है ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमको बोला जा रहा है फाइंड द
पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अभी जो दो एग्जांपल किए वहां पर जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था, सीधा सीधा फाइंड कर दिया, हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आ ही गया था, क्योंकि जब तक आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा तो वो आपका जनरल सॉल्यूशन नहीं रहेगा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इस एग्जाम्पल में हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो तरीका वही है, सबसे पहले आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड करिए, क्योंकि हमको ये चीज पता है कि जनरल सॉल्यूशन से ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और जनरल सॉल्यूशन तक इसको फाइंड करेंगे हम। चलिए, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो x 0 पर y 1 है, ये हमको बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन उठाई, dy बाई dx इक्वल टू माइनस 4xy स्क्वायर। अब आपको ये चीज पता है कि ये 4x और y स्क्वायर ये तीनों आपस में अगर देखा जाए तो मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो देखिए ये dy है, ये जो y स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो ये dy इधर रखा हमने, y स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है ना। चलो इक्वल टू माइनस 4x अपनी जगह पे, और ये dx डिवाइड में इधर आके ये हो गया मल्टीप्लाई में। इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो वही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर हमने ये लगाया इंटीग्रेशन का साइन, ये लगाया dy, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन x dx। ठीक है, एकदम सिंपल बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या है, dy अपॉन, अगर y होता तब तो सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, बट यहाँ y स्क्वायर है तो y को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करते तो अपने को आता है, बस वही काम करना है यहाँ पर। तो y की डिग्री हो जाएगा -2 dy इक्वल टू -4, और इसको कर ही देते हैं इंटीग्रेट। x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, क्लियर। इसको इंटीग्रेट करेंगे अब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की डिग्री -2, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो y की डिग्री -2 प्लस 1 यानी -1, और -2 प्लस 1 यानी -1। क्लियर, इक्वल टू -4 2 2 4, तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये y को नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी इसकी। तो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन y इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस c। अब इधर से दोनों जगह से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो इससे इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 1 अपॉन y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस c। समझ में आ गई बात क्लियरली, ठीक है। अब यहाँ से सीधी सीधी देखो y की वैल्यू आपको मिलते दिख रही है, 1 अपॉन y है, अगर इसको उल्टा कर दो तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू कर सकते हैं 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस c। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर c है, हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ही y और x की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू 0 दी है, y की वैल्यू 1, तो व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो यहाँ पर रख देंगे, जिससे हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्योंकि अगर c की वैल्यू मिल जाती है तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, भाई जो भी हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो वही सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हमारा पर्टिकुलर बन जाता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अब इक्वेशन 2 में x0 y1 रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में x0 y1 रखते हैं, तो यहाँ रखते हैं, तो y की जगह पर 1 रखा, 1 अपॉन x की जगह पर 0, तो 2 इंटू 0 0 माइनस c। ठीक है, ये माइनस सी डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब इसी c की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देंगे यहाँ पर, तो हमको हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहीं कहीं कर रही हूँ मैं, ये छोटा सा एक बॉक्स बना के। तो c की वैल्यू आ गई अपनी -1, यानी कि अपने को आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू अगर जनरल सॉल्यूशन में हम रख देंगे तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बस, तो फ्रॉम सेकेंड y इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस c की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, लीजिए खत्म। ये आ गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कुछ अलग नहीं है। हमको ये चीज पता है, देखिए अगर बेसिक चीजें पता है ना तो आप आराम से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा था तो हमको ये चीज पता है कि जनरल सॉल्यूशन से ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है। तो जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे हमने पूरा सॉल्व किया, ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अब बात कहाँ अटक रही थी भाई,
कि जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अंतर यही होता है कि यहाँ पर जनरल में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है और पर्टिकुलर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जगह पे कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ तक जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया, फिर हमको दिया था कि x 0 पर y1 रख दिया, c की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ रख दी और अपने को मिल गया अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो लीजिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट। सो यहाँ पर अब हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 12। तो यहाँ पर हमको सीधा सीधा नहीं बोला गया है कि आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पर हमको खुद से देखना होगा, कुछ हमारे पुराने कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। हमको एक कर्व की इक्वेशन बतानी है। अब कर्व की जो भी इक्वेशन रहेगी तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने फाइंड करना सीखा ही है। एक्सरसाइज 9.3 में हमने क्या देखा था कि कर्व की इक्वेशन होती थी और उससे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते थे। अब यहाँ पर हमको कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, कहने का मतलब ये कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कोई ना कोई इक्वेशन मिलेगी और वही इक्वेशन रहेगी हमारे इस कर्व की। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक होकर बोला जा रहा है कि हमको उसी कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो इस पे बाद में चलते हैं, पहले अपन क्या करते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करके कर्व की इक्वेशन तो फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो है x dy इक्वल टू 2x² प्लस 1 dx। ठीक है, तो यहाँ पर dy को अलग dx को अलग करके रखा हुआ है, बट वेरिएबल सेपरेट नहीं है क्योंकि यहाँ पर x है। इस x को हम x के पास ही ले जाएंगे, तो यहाँ से ये dy इक्वल टू 2x² प्लस 1 और ये x मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा डिवाइड में और ये dx अपना एज इट इज। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो dy इक्वल टू x को हम स्प्लिट कर देंगे दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 2x² अपॉन x प्लस 1 अपॉन x और ये dx। तो ये हो जाएगा आपका dy इक्वल टू x से ये x गया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x dx। तो देखिए जितना सिंप्लीफाई कर लें उतना बेटर है, ताकि जब हम इंटीग्रेट करें तब आसानी के साथ इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हम जब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर 2x प्लस 1 अपॉन x dx। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, अब देखिए 2x, तो चाहे तो अलग अलग कर लीजिए, और क्योंकि इंटीग्रेशन आप सीख चुके हैं चैप्टर 7 में तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2 कांस्टेंट x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x का हो जाएगा log मॉडुलस x प्लस c। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपका y इक्वल टू x² प्लस log मॉडुलस x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कर्व की इक्वेशन आ गई, लेकिन कौन से कर्व की, तो आप बोलेंगे यहाँ तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ये एक जनरल सॉल्यूशन है, और जो जनरल सॉल्यूशन है वो पूरी की पूरी फैमिली को शो कर रहा है। फैमिली को शो करने का मतलब ये है कि ये जो कर्व है, जिस कर्व की बात हो रही है, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो इसमें आप अलग अलग सी की वैल्यू रखते जाइए, आपको कई सारे कर्व मिलते जाएंगे। लेकिन हमको कई सारे कर्व नहीं चाहिए, हमको कौन सा कर्व चाहिए, हमको क्लियर बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1। तो क्लियर बोला गया, अगर नहीं बोला जाता तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता, यही इक्वेशन आपके कर्व की इक्वेशन हो जाती। लेकिन स्पेसिफिक कर्व की इक्वेशन पूछी है, कौन सा कर्व जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो बस ये क्या है 1 1, यानी x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 आप रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्योंकि मेन काम यहाँ पर यही है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा तो इससे आप कई सारे कर्व की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमको कई सारे कर्व नहीं चाहिए, हमको वही कर्व चाहिए जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, तो इसको सबसे पहले इक्वेशन 1 दीजिए, ये अपनी इक्वेशन 2। ठीक है, तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पर 1 1 है, मतलब x1 y1, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्लियर, सेकेंड में रख देंगे, तो y की जगह पर रखा 1, x की जगह पर 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ आ जाएगा log
पॉजिटिव 1 है तो मॉडुलस नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, प्लस सी। अब हमको ये चीज़ पता है, क्या पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस सी। ये 1 प्लस का इधर आके माइनस का 1 तो 1 माइनस 1 इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 0। बस ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ रख दीजिए सेकंड में, आपको उस पर्टिकुलर कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो ना पुटिंग c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ये रही, रख दीजिए यहाँ पे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग मॉडुलस x और c की जगह पे 0 रखेंगे तो खत्म। तो ये जो इक्वेशन आई है ये उस कर्व की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, खत्म। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में हमसे कई बार सीधा नहीं बोला जाएगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है कि जनरल। अगर जनरल सॉल्यूशन सीधा बोला है तो सी तो उसमें आएगा ही, पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर बोला है सीधा सीधा तो सी को वही करना है, क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करना है, और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू फाइंड करके वापस से इसमें रख दीजिए, आपको आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में आपने देखा सीधा नहीं बोला गया, सिर्फ इतना बोला गया था कि इस पॉइंट से पास होने वाला जो कर्व है उसकी इक्वेशन फाइंड करना है। तो हमने इसको अपने जनरल सॉल्यूशन में रखा, सी की वैल्यू फाइंड करी, सी की वैल्यू वापस से इसमें रख दी, दैट्स इट। ठीक, क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पर अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में फिर से कॉन्सेप्ट आएगा काम में, जो कि ऑलरेडी चैप्टर 5 और 6 में हमने कई जगह पे पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में अपना पिछले एग्जाम्पल में अपना पूरा कॉन्सेप्ट था वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर हमको पर्टिकुलर बोला गया स्पेसिफिक होके कि इसी पॉइंट से पास होने वाले कर्व की इक्वेशन हमको बतानी है। मतलब ये क्या है, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसमें सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। पहली बात खत्म हो गई। और बोला जा रहा है गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज दिस। तो यहाँ पर सीधी सीधी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी है, हमको बोला जा रहा है कि हमको उस कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। एंड गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट, हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व हम किससे शो करते हैं, dy बाय dx से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज 2x अपॉन वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये है, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट ठीक है ना, dy बाई dx से स्लोप ऑफ टेंजेंट को शो करते हैं हम। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको दिया है 2x अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये अपने डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को फॉर्म करनी पड़ी यहाँ पर। अब अपन क्या करेंगे, वही अपने को क्या बताना है, एक कर्व की इक्वेशन बताना है, तो बता देते हैं वही वेरिएबल सेपरेबल से। dx यहाँ चले जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 2x dx। इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, तो यहीं पर हम कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। 2 से 2 गया, यहाँ पर आ जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू, चाहे तो इस 3 ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3c। ठीक है, क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमको क्लियरली बोला गया है कि इस पॉइंट से पास होने वाला ही कर्व फाइंड करना, तो सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, वाई क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3c। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो कर्व है वो किससे पास हो रहा है, 2 3 से, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई उसको इक्वेशन 1 दीजिए, और जो अपना जनरल सॉल्यूशन आया उसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस कर्व, इक्वेशन नंबर 2 है ना, कर्व 2 इज पासिंग थ्रू -2 3। तो x की जगह पे -2 रखो, y की जगह पे 3 रखो यहाँ पे। तो y की जगह पे 3 रखा, तो 3 3 जार 9 3 जार 27 इक्वल टू x की जगह पे -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 4 3 जार 12, और 3c है तो उसको c ही रहने दो क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये -12 इधर आएगा, आई मीन प्लस का 12 इधर आएगा, माइनस का 12, तो ये आ जाएगा अपना
15, सी की वैल्यू आ गई। अब इस सी की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दीजिए, काम खत्म। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सॉरी ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका वाई क्यूब इक्वल टू 3x² प्लस, और यहाँ पर 3c नहीं अपन c लिख देते हैं क्योंकि है तो ये कांस्टेंट ही, ठीक है, तो प्लस c की वैल्यू अपन ने रख दी 15, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। और अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 3x² प्लस 15। तो अब चाहे तो इसको क्यूब रूट के फॉर्म में लिख दो, चाहो तो आप डिग्री लगा दो, 1/3, खत्म। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमको बोला गया था कि ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है एक कर्व की जो इस पॉइंट से पास हो रही है। आप इस पॉइंट से पास हो रही है मतलब जो भी जनरल सॉल्यूशन आएगा अपना, उसमें अपन ये वैल्यू रखेंगे जिससे सी की वैल्यू मिल जाएगी, और सी जैसे ही हटेगा अपने को एक ऐसे कर्व की इक्वेशन मिलेगी जो इस पॉइंट से पास हो रही है और जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी। तो डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला गया था। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व को हम dy/dx से शो करते हैं। तो लीजिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 30 कंप्लीट। सो यहाँ पर अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। इससे आपको और सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। और हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी अपन चैप्टर 5 और 6 में पढ़ चुके हैं। आई थिंक 6 में हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी किसी भी चीज के रेट में चेंज किस चीज के रिस्पेक्ट में, इसको हम dy/dx से शो करते हैं। यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में y में चेंज, ठीक, क्लियर। तो चलिए इसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर काम में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमको बोला जा रहा है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, ठीक है, पर ईयर 5% के रेट से जो भी प्रिंसिपल हमने बैंक में जमा किया है वो 5% पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ, टाइम अपने को नहीं दिया है तो अपन टाइम टी ले लेंगे, और अपने को रेट दिया है 5% पर ईयर। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या बोला जा रहा है उस हिसाब से हम इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल को हम पी ले लेते हैं। तो लेट कैपिटल पी बी द प्रिंसिपल अमाउंट है ना, एंड रेट अपने पास है ही तो रेट को सपोज करने की जरूरत नहीं है, टाइम जो है वो टी है, एंड टाइम भी टी ले लिया टाइम को, ठीक है। तो अब किस में चेंज आ रहा है, प्रिंसिपल में चेंज आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, अपने टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और चेंज को हम किससे शो करते हैं, डिफरेंशियल से। तो प्रिंसिपल में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट अपने को दिया है 5%, राइट। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 5% पर ईयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 5%, और इसमें प्रिंसिपल अपना क्या हो जाएगा, अपन ने प्रिंसिपल कैपिटल पी लिया है, लीजिए। तो इस तरीके से आपकी बन गई है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हमारे प्रिंसिपल में चेंज आ रहा है, और हमको यही पूछा गया है कि इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। तो प्रिंसिपल एक्चुअल में हमारे पास अभी कैपिटल पी नहीं है, हमने प्रिंसिपल को पी लिया है, टाइम को टी लिया है, और प्रिंसिपल में चेंज आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा dp/dt इक्वल टू, इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, यानी कि ये हो जाएगा p/20, ठीक है, क्लियर। अब अपन क्या करते हैं भाई, सेपरेट करेंगे। अपन किसको सेपरेट करेंगे, अपने वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर अब एक्स वाई नहीं है, यहाँ पर p और t है। तो देखो ये p है, इस p को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा अपना, ये ऊपर है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dp/p इक्वल टू dt, इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा dt/20। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे जिससे प्रिंसिपल से रिलेटेड अपने को एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले इक्वेशन मिलेगी, उसी इक्वेशन से तो अपन ये पता कर पाएंगे, ठीक। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। तो इसको इंटीग्रेट किया, dp/p इक्वल टू dt/20। तो अगर आप देखें ये जो 1/20 ये तो कांस्टेंट है, तो इसको तो पहले ही बाहर कर दो। तो 1/20 अपना बाहर, और ये dt, ठीक है। और एक चीज और, ये जो इक्वेशन अपनी पहली वाली इक्वेशन थी ना, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, उसको इक्वेशन 1 देना है अपने को, ये
ठीक है। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो डी अपॉन पी ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस पी इक्वल टू 1/20 और डी टी के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी और प्लस सी। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए लॉग अगर उधर जाता है, लॉग अगर इधर आता है, ठीक है, तो ये ई की, ये पूरा का पूरा ई की डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, लॉग मॉडुलस पी इक्वल टू टी अपॉन 20 प्लस सी। तो लॉग इधर आता है भाई, लॉग के सारे रूल पता है ना अपने को, कि मान लो यहाँ पर है अपना लॉग 5 इक्वल टू 2 है, अगर लॉग इधर जाएगा तो ये बेस में जाएगा, है ना, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा ई की डिग्री 2। ठीक है ना, वही यहाँ पर होगा, यहाँ पर लॉग इधर जाएगा तो पी अपना रह जाएगा, और ये लॉग इधर जाएगा तो ये इनके बेस में जाएगा, तो ई की डिग्री में आ जाएगा टी अपॉन 20 प्लस सी। ठीक है, क्लियर। अब ई की डिग्री ये प्लस ये है तो अलग अलग हो जाएंगे, तो पी इक्वल टू ई की डिग्री टी अपॉन 20 इंटू ई की डिग्री सी। अब ई की डिग्री सी लिख लो या कुछ भी लिख लो, है तो ये कांस्टेंट, तो ये एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो ये हो जाएगा सी ई की डिग्री टी अपॉन 20। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रिंसिपल के फॉर्म में हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। एक मिनट थोड़ा इधर लिखते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखें आप, हमने प्रिंसिपल यानी कैपिटल पी के फॉर्म में एक इक्वेशन फॉर्म कर दी। अब यहाँ पर क्योंकि हमको क्या बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज दिस डबल इटसेल्फ, जो 1000 रुपीज हैं वो कितने टाइम में अपने को डबल कर लेंगे। तो डबल करने के लिए हमको चाहिए किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू। ठीक है, लेकिन टी की कैसी वैल्यू, लेकिन इस टी को तो सबसे पहले हटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हमको तो एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए, और एक फिक्स्ड वैल्यू में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आप बोलेंगे कि पी की वैल्यू तो हम देख लेंगे, लेकिन टाइम कैसे पता करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, आपको ये चीज पता है कि अगर हम पहले दिन जा रहे हैं, हमने बैंक में 1000 रुपीज जमा करे हैं, है ना, डिपॉजिट करे हैं, तो आपको ये चीज पता है कि उस टाइम पे जो टाइम रहेगा वो तो 0 रहेगा ना। अगर 1 साल बाद जाते हैं तो वो टाइम जो हो जाएगा वो 1 ईयर हो जाएगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1000 रहेगा और जो टी टाइम रहेगा वो 0 रहेगा। इस चीज का ध्यान रखें आप। तो हमको बोला जा रहा है कि हमने जो बैंक में प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया है ये डबल कब होगा, तो जिस टाइम पे आप पैसा जमा कर रहे हैं उस टाइम पे तो टी 0 रहेगा ना। तो बस यहाँ पर हम यही करेंगे। इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इसको आप दे दीजिए 2, ये हटा देते हैं। ठीक है, पी और टी की वैल्यू रखेंगे जिससे हमको सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो गया 1000 इक्वल टू सी ई की डिग्री 0 अपॉन 20, ई की डिग्री 0 और समथिंग किसी की भी डिग्री 0 यानी 1 हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया 1, मतलब सी की वैल्यू आ गई अपनी 1000, आ गई कि नहीं। ठीक है, अब ये सी की वैल्यू वापस से 2 में रख दो, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकंड, यहाँ से आपको इक्वेशन मिल गई P इक्वल टू सी की जगह पे 1000 ई की डिग्री T अपॉन 20। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब अपने को क्या बोला जा रहा है, अपने को ये बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, कितने टाइम में, इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी टाइम अपने को फाइंड करना है। ₹1000 डबल इटसेल्फ, अब 1000 रुपीज डबल कितने टाइम में होंगे, मतलब यहां पर अब हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास प्रिंसिपल से रिलेटेड एक इक्वेशन आ गई प्रिंसिपल और टाइम की। ठीक है, क्योंकि इन दोनों चीजों में ही क्वेश्चन पूछा है कि 1000 रुपीज अपने प्रिंसिपल है, अब इनके डबल होने की बात हो रही है, तो ये डबल होंगे तो कितने होंगे, 2000 होंगे। अब 2000 रुपीज कितने टाइम में होंगे, तो यहां पर अपन लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड in how many years, मतलब कि टाइम, ₹1000 डबल इटसेल्फ, यही फाइंड करना है हमको कि कितने टाइम में 1000 डबल होगा, मतलब कि अपना प्रिंसिपल 2000 हो जाए उसके लिए टाइम कितना रहेगा।
यही पूछा है अपने से। तो बस ये जो इक्वेशन आई है अपनी, इसमें वही रिलेशन आया है अपना प्रिंसिपल का और टाइम का। इसमें अगर आप वैल्यू रख देंगे तो आपको वो टाइम मिल जाएगा जितने में आपके जो 1000 रुपीज़ है वो 2000 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे अपन, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, इसको थर्ड इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन थर्ड है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इसमें वैल्यू रख दीजिए। पी की जगह पे रखेंगे 2000, क्योंकि हमको यही पता करना है कि 2000 कितने टाइम में होंगे। तो यहाँ लिखा 2000 इक्वल टू 1000 ई की डिग्री t/20। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, या फिर इधर से कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 ये कैंसिल हो गई। ठीक है, ये डिवाइड में आएगा तो कैंसिल हो जाएंगी। फिर यहाँ से आ गया ई की डिग्री t/20 इक्वल टू 2। अगर ये ई उधर जाता है तो ये लॉग के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये आ जाएगा t/20, ये आ जाएगा log 2 बेस ई। ठीक है, आगे सॉल्व कर लीजिए, तो t इक्वल टू 20 log 2 बेस ई। तो यही आ गया आपका टाइम, जितने टाइम में आपका जो 1000 रुपीज़ है ये डबल हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी। ठीक है, तो जिन लोगों को समझ में आ गया है अच्छी बात है, वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। जिनको थोड़ा बहुत डाउट रह गया, एक बार और फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, हमको बोला गया था कि इन अ बैंक, एक बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन किस रेट से? तो रेट हमको दिया था 5% पर ईयर, यानी टाइम के हिसाब से, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो डायरेक्ट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी थी, तो हमने देखा कि प्रिंसिपल टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने का सिंप्लीफाई करके इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर हमने प्रिंसिपल को कैपिटल पी लिया, टाइम को स्मॉल टी लिया। अब इसके बाद जैसे हम सॉल्व करते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, वैसे वेरिएबल को सेपरेट किया, पी अलग किए, टी अलग किए, सॉल्व किया। इससे हमको पी के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गई। लेकिन अब यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा था कि इन हाउ मेनी टाइम, यानी एक टाइम पूछा गया था। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स्ड वैल्यू पूछी गई थी हमसे, और फिक्स्ड वैल्यू में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। तो हमने क्या किया भाई, ये आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट था इसको हटाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने पी और टी, क्योंकि यहाँ पर बाकी के जो हमारे वेरिएबल हैं, देखो जो वेरिएबल हमारे थे जिनके बारे में बात हो रही थी आपस में, तो यही पी और टी है। जैसे एक्स और वाई होते हैं तो वाई और एक्स, उसी तरीके से पी और टी, तो इनकी वैल्यू रख देंगे। तो प्रिंसिपल तो हमको बोला गया था कि 1000 रुपीज़ डबल होनी चाहिए कितने टाइम में, तो 1000 फिलहाल तो 1000 है, तो प्रिंसिपल तो 1000 है। लेकिन अब टाइम के लिए आप कंफ्यूज होंगे कि टाइम तो यहाँ दिया नहीं है, तो भाई अभी तो हम पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो टाइम तो उस टाइम पे हमारा 0 ही टाइम है भाई। 1 साल होगा, 1 ईयर होगा, तभी तो जाके 5% के हिसाब से इंक्रीज होगा, तो टाइम तो 0 यहाँ रखा। सी की वैल्यू मिल गई, इस सी की वैल्यू को इसमें रख दिया, जिससे हमको एक इक्वेशन मिल गई पी और टी में। अब यहाँ पर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। अब इस इक्वेशन का यूज हमने कर लिया किस चीज के लिए, हमको प्रिंसिपल बोला गया था कि प्रिंसिपल 1000 से डबल हो, ठीक है, लेकिन कितने टाइम में? तो प्रिंसिपल अगर डबल हो रहा है मतलब 2000 रुपीज कितने टाइम में होगा, तो वो टाइम हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब आप बोलेंगे यहाँ log 2 बेस ई है, तो देखिए अगर यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, इसको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको log 2 की वैल्यू दी जाती है तो आप इसमें वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, क्लियर लीजिए। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 14 हो गया आपका कंप्लीट। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। इस एग्जाम्पल के साथ ही हमारा जो इंट्रोडक्शन है ये कंप्लीट हो गया है। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन है, जो मेथड है वो बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार सीधी सीधी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी जाएगी, कई बार सीधा सीधा बोला नहीं जाएगा कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये आपको खुद से दिमाग लगाना होगा क्वेश्चन को देख के। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा कि हाँ भाई किस तरीके से हमको बोला जाएगा, जिससे हमको क्या फाइंड करना होगा। ओके, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है, जो एग्जांपल हमने किए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।